न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है। मैनपुरी के करहल सीट से ही अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले खबर दिखाई थी। राम गोपाल यादव ने करहल सीट का प्रस्ताव रखा था। चुनाव की हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर। और न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले कहा था कि मैनपुरी की करहल सीट से ही अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और इस पर अब मुहर लग गई है। आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है इस बात का कि अखिलेश यादव करहल से ही चुनाव लड़ेंगे। सबसे सटीक और सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया ने बताया था ये दर्शकों को और इस पर अब मुहर लग गई है कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। सबसे सेफ सीट है ये। करहल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 2002, 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की है और इसीलिए इसे सबसे ज्यादा सेफ सीट समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है। इसे सपा का गढ़ कहा जाता है खासतौर पर अगर देखा जाए तो। और अखिलेश यादव इस बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान अखिलेश यादव ने खुद भी कर दिया है। तो मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। आपको बता दें कि सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया ने ये खबर दिखाई थी और अब अखिलेश यादव ने खुद भी ये कह दिया है कि वो करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। राम गोपाल यादव ने करहल सीट का प्रस्ताव रखा था और इस पर अब मुहर लग गई है क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद भी ये कह दिया है कि करहल सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। आज 22 तारीख है और लगातार समाजवादी पार्टी ने आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, जनता के लिए कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले नया साल जब शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी ने यह तय किया था, उस नए साल पर पहला संकल्प था कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। फिर लैपटॉप को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए, जो आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उनको लैपटॉप से मदद करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा। और वो स्कीम ऐतिहासिक स्कीम थी। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया था। और आज भी इतने वर्षों के बाद जब हम लोग गांव में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, तो वो लैपटॉप देखने को मिलता है। एक कहानी है। अगर हम पूरा देखें कि उस लैपटॉप से क्या क्या पढ़ाई में या रोजगार में या नौकरी में मदद मिली है, एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। परिवार में किस तरीके से न केवल बच्चे ने, बहन ने, भाई ने, परिवार के सब लोगों को मदद मिली है। और जिस समय लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सब ऑफिसेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, मुझे खुशी है इस बात की, बहुत सी जगह से जानकारी मिलती थी कि समाजवादी सरकार का दिया हुआ लैपटॉप अभी भी चल रहा है और हमारे काम आ रहा है। राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने करहल सीट का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक आधिकारिक घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। मैं उनके विजय की और उनके पूरे अभियान की सफलता की कामना करता हूं। एक आधे तो वहीं सीएम फेस वाले बयान पर प्रियंका गांधी का यू टर्न, वो तो ऐसे ही मैं कुछ और कहना चाहती थी, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। मीडिया ने बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। सीएम का चेहरा पार्टी तय करेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो कल जब प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनसे जब सवाल किया गया कि कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन है, क्या आप ही हैं मुख्यमंत्री का चेहरा,
तो उन्होंने ये खुद ही कहा था कि क्या कोई और दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है और उनका ये कहना है कि पार्टी ये डिसाइड करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम चुनाव पूरे दम से लड़ रहे हैं, पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, विकास के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा, ये मुद्दे मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी उठा रही है और संघर्ष भी इन पर कांग्रेस पार्टी ने ही किया है पिछले 2 सालों से। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जो जनता की आवाज़ है वो कांग्रेस उठा रही है, बार बार लगातार उठा रही है, संघर्ष कर रही है और आशा है कि नतीजा अच्छा हो। प्रियंका वाड्रा जी ने कल कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का चेहरा हूं, मुख्यमंत्री, और आज एएनआई को बुला के खुद ही उससे पलट कर गई। तो साफ है, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, नारा उनका खोखला है और उसी तरह खोखला है जैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने दिया था। लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। गरीबी हटा नहीं पाई, अपने आप को सब लोगों ने अमीर जरूर बना दिया। तो उसी प्रकार से आपका ही नारा है, तो उसको कहीं सार्थक बनाना है और सिद्ध करना है तो करके दिखाइए पहले, और फिर हम लोग आपसे बात। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की शर्मनाक पराजय। सीएम योगी ने कहा कि शर्मनाक पराजय के लिए तैयार रहे एसपी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने बोला है कि 10 मार्च को एसपी की शर्मनाक पराजय होगी और उसके लिए तैयार रहे समाजवादी पार्टी। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से सामने आया है और उन्होंने कहा है कि 10 मार्च को यूपी में बदलाव, शर्मनाक पराजय के लिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर तैयार रहे। तो अखिलेश को सीएम योगी के ओपन चैलेंज पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने तंज कसा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतने सालों में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार ने जो बोला वो सब झूठ निकला। ये जो बोलते हैं ठीक उसका उल्टा होता है। इसके मतलब 10 मार्च को योगी जी की सरकार जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतने सालों में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार ने जो बोला वो सब झूठ निकला। ये जो बोलते हैं ठीक उसका उल्टा होता है। इसके मतलब 10 मार्च को योगी जी की सरकार जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। तो सीएम योगी के ट्वीट पर अखिलेश का पलटवार आया है। बीजेपी को सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो क्या ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, ये भी आपको हम दिखाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर पलटवार किया है। सीएम योगी ने जो ट्वीट किया उसका पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी को सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। पार्टी को क्या उन्हें एलईडी वैन्स की जरूरत पड़ेगी? उन्हें कैसे पता था कि उनके पास ऐसे व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सकें मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में? इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता लग जाता है। और निष्पक्ष की बात यहां तक है कि ये कैसे पता था भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें एलईडी वैन्स की जरूरत पड़ेगी? उन्हें कैसे पता था कि उनके पास ऐसे व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सकें मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में? इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले। और चलिए इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जाइए देखिए उधर जाके से मिले असदुद्दीन ओवैसी। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी से गठबंधन कर सकती है एआईएमआईएम।
चुनाव में गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है और आप देखिए कि यहाँ पर मौजूद है असदुद्दीन ओवैसी। थोड़ी ही देर में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा गठबंधन का। तो बाबू सिंह कुशवाहा से असदुद्दीन ओवैसी मिले हैं और थोड़ी ही देर में देखिए, क्योंकि वो ऐलान कर देंगे इस बात का कि गठबंधन हो गया है और किन किन चीजों को लेकर सहमति बनी है, कितनी सीट्स और कौन कहां से लड़ेगा, प्रत्याशियों को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। तो बाबू सिंह कुशवाहा से असदुद्दीन ओवैसी मिले हैं। जन अधिकार पार्टी से गठबंधन कर सकती है AIMIM और थोड़ी ही देर में औपचारिक ऐलान भी इसका हो जाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान करने वाले हैं। तैयारियां पूरी हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी से गठबंधन कर सकती है AIMIM, जो कि असदुद्दीन ओवैसी इसके चीफ हैं। असदुद्दीन ओवैसी अभी थोड़ी ही देर में इसका औपचारिक ऐलान भी कर देंगे। तो कई बार इनकी मुलाकात हो चुकी है, कई बार मिले हैं दोनों नेता, दोनों के बीच बातचीत भी हुई है और अब किन चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है इसको लेकर औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में क्योंकि वो औपचारिक ऐलान भी करेंगे तो उसके बाद और भी ज़्यादा तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो बसपा ने दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। दूसरे चरण के 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। 55 में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। यूपी में बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। यूपी में बसपा का रिजल्ट अच्छा होगा। मायावती ने कहा कि ये चुनाव कोरोना प्रकोप में हो रहा है और बसपा इस बार अच्छा करेगी, ये भी मायावती ने कहा है। यूपी में बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। हालांकि इस बार ये चुनाव कोरोना प्रकोप के चलते हुए ही हो रहा है। ऐसे में पार्टी के लोगों से मेरी यही अपील है कि वे मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के सभी चरणों के सभी 7 चरणों के उम्मीदवारों को जरूर जिताएं। तभी फिर खासकर यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बन सकती है और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं यहाँ यूपी की अपनी पार्टी की दूसरे चरण की सूची जारी कर रही हूँ। इसके बाद दूसरे चरण के तहत तो लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता नीलेश चौहान ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हमारे अमर ज्योति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। संजय जी, आपने आज ऐलान किया है 203 सीटों पर आपके प्रत्याशी उतर चुके हैं और 200 उम्मीदवार अभी बचे हुए हैं। जो 203 उम्मीदवारों का चयन पार्टी की तरफ से किया गया है, कौन कौन से बिरादरी से वो लोग आते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? क्योंकि दूसरी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुंडों और माफियाओं को पहले बढ़ चढ़कर टिकट दिया जाता है। ये बड़े अच्छा सवाल आपने पूछा। तो हमने आज जो सूची जारी की है, इसमें एक तो पूर्व IAS हैं जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सचिव रहे हैं, 2 इसमें PhD डॉक्टरेट हैं, 9 इसमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसमें MBA वाले हैं, इसमें LLB वाले हैं, इसमें 13 हमारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। तो मुझे लगता है कि सुयोग्य प्रत्याशियों को हमने सामने रखा है। और जो ये आरोप लगता है राजनीति पर कि इसमें सिर्फ गंदे लोगों का काम है, सिर्फ बुरे लोगों का काम है, सिर्फ बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग ही राजनीति कर सकते हैं, आज हमने अच्छा विकल्प लोगों के सामने रखा है। लोगों की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को जिताकर भेजें विधानसभा में। जब पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे थे, उस दौरान आपके पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे, जो जिताऊ उम्मीदवार थे, लगातार उनको धमकियां मिल रही थी,
अब विधानसभा चुनाव है, आपने अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया है, क्या इस बार भी वैसी कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, जिला पंचायत के चुनाव में हमको 40 लाख वोट मिला था, अप्रत्याशित था ये हमारे लिए। 83 वहाँ पे जिला पंचायत सीटें हम जीत कर आए थे। सवाल संजय जी, बजट सत्र शुरू होने वाला है, क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में है, गोवा में है, पंजाब में है? ये तो मैंने बोल दिया आपको, चुनाव आयोग को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि बजट के अंदर कोई भी ऐलान ऐसा न हो जिससे कि चुनाव की आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन हो। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कोशिश रहेगी कि सुयोग्य और योग्य उम्मीदवारों को ही आम आदमी पार्टी टिकट देकर मैदान में उतारे। लखनऊ से नीलेश चौहान। यूपी के डिप्टी सीएम सिराथू दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की। न्यूज 1 इंडिया संवाददाता आशीष पांडे ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की, सुनिए। सर, कैसी तैयारी है? देखिए, आज मैं मेरे पार्टी नेतृत्व के द्वारा जब मेरी जन्मभूमि को मेरी कर्मभूमि के रूप में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बना करके भेजा और आज का दिन सिराथू आने का मुझे मौका मिला, तो सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेकर के मैं सिराथू क्षेत्र के जो अन्य कार्यक्रम है उसमें जाने का निर्णय लिया था और माँ की कृपा से मुझे दर्शन भी हो गया। अब आगे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है यह 2017 से भी अच्छा होगा और उत्तर प्रदेश में हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाएंगे और जन जन की एक तरह से कहिए यही पुकार, फिर एक बार भाजपा सरकार। बहुत धन्यवाद। ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने न्यूज़ इंडिया को बताते हुए आज उनको विधानसभा से टिकट मिला, जिसका आज उन्होंने माँ शीतला का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में कैसी होगी तैयारियां, उसको देखने पर पता लगेगा। आशीष पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया। हापुड़ के सपनावत में मां वैष्णो देवी मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। मंदिर में महंत श्री श्याम विशिष्ट ने बताया कि कल शाम पूजा अर्चना के बाद हमेशा की तरह मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे, लेकिन जब आज सुबह पुजारी मंदिर में पहुंचे तो देखा सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था और करीब 15 लाख रुपए का सामान और नकदी चोर लेकर फरार हो गए। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को है। मंदिर के संस्थापक और वरिष्ठ बीजेपी नेता संजीव गुप्ता ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। ऐसा हुआ कि जब हम रोज़ाना की तरह मंदिर बंद करके चले जाते हैं शाम को, तो सुबह खोलते हैं। जैसे हम सुबह आए तो मंदिर का जो मेन ताला था वो टूटा हुआ दिखा। उसके बाद हमें कुछ शक हुआ कि अगर ताला टूटा है तो अंदर कुछ चोरी हो गई। इसलिए हम अंदर जब गए देखा कि माता रानी के जितने भी आभूषण थे वो सब चोरी हो गए। ये आज सुबह पंडित जी जो उनके जो डेली की भांति मंदिर प्रांगण में आए पूजा के लिए, उन्होंने देखा कि जो पूजा का बिस्तर और सब सामान था वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने उसका देखा कि हाँ सब सामान चोरी हो चुका है, तो उन्होंने हमें सूचना करी और पुलिस को सूचना करी। फिर हम लोग आए तो यहाँ देखा जो कैश था या जो सोने की चांदी की जो भी बहुमूल्य सब चीज़ थी वो गायब थी। और फिर सीसीटीवी में देखा गया तो उसमें 3-4 लोग हैं। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगभग 15 लाख से भी ज्यादा का सामान चोरों ने चुरा लिया है। मां वैष्णो देवी के मंदिर में चोरी, इससे तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चोर आए कहां से, इतनी सिक्योरिटी होती है और बावजूद इसके यहां पर इस मंदिर में कैसे चोरी हो गई। अब सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस भी आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द जो भी है बदमाश उन्हें पकड़ लिया जाएगा, चोरों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मंदिर के पुजारी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। रोजगार के आंकड़ों पर हरीश रावत आपको आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से
समाजवादी पार्टी के अलावा बाकी की पार्टियां उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है उत्तराखंड में एक्टिव होने की। सीएम धामी ने कहा, हरीश रावत जी हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी दुर्गति देखकर दुख होता है। कांग्रेस उन्हें खुद भाव नहीं देती। अच्छा, रोजगार के आंकड़ों को लेकर के जो है कांग्रेस लगातार आपके ऊपर सवाल खड़े करती है। हरीश रावत तो यहां तक कहते हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से अगर आप एक्चुअल आंकड़े दे दो कि अगर आपने 3200 लोगों को भी रोजगार दिया हो, बाकी तो बात अलग है। वो तो देखिए 17,000 के आंकड़े आ गए थे और रोज संन्यास लेते हैं। और वैसे अब हम नहीं चाहेंगे कि वो संन्यास लें, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन संन्यास की जैसी अब अगर वो बात कर रहे हैं तो वो संन्यास नहीं लें, क्योंकि वो संन्यास ले लेंगे तो हमारा काम कैसे पूरा होगा। अच्छा, आप इतना हम्बल हो करके इतना एक तरह से उनको सम्मान देते हुए करते हैं, लेकिन वो आपको कहते हैं अपरिपक्व मुख्यमंत्री हैं। वो आपको कहते हैं सपनों का राजकुमार है जो सपनों को बेच करके सियासत कर रहा है। जब आपकी आंख खुलेगी तो धरातल में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। देखिए, हरीश रावत जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि वास्तव में मुझे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मैं कहूं कि एक तरह से कांग्रेस में जो दुर्गति उनकी हो रही है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी उनको स्वयं भाव नहीं देती। तो उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ न्यूज़ 1 इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव का ये सबसे धमाकेदार पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं शाम 5 बजे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।